नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 2022 का विधानसभा चुनाव रुहेलखंड अवध से होते हुए पूर्वांचल के मैदान में आ पहुंचा है। 4 चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा चुनाव ने आधे से अधिक सफर पूरा कर लिया है। 4 फेज में अब तक 231 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बारी है आगे के 3 चरणों की, यानी कि अगले 9 दिनों में बाकी 3 चरणों में बची 172 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता की दशा और दिशा का फैसला अब पूर्वांचल के सियासी संग्राम से तय होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। 2017 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। सूबे की कुल 403 सीटों में से अभी तक 4 चरणों में 231 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 2017 में इन 4 चरणों के चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को लगभग छू लिया था। 4 फेज के 231 सीटों में से बीजेपी ने 192 सीटें हासिल कर ली थी। इस तरह से बहुमत से महज 10 सीटें ही कम रह गई थी, जो 5वें चरण के चुनाव के साथ पूरी हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति जमीन पर कतई दिख नहीं रही है। प्रदेश के आधे से ज्यादा मतदाता अपने जनादेश सुना चुके हैं और साथ ही बाकी के 3 चरण में 172 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अभी बाकी है, जहां पर सियासी दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ सफर रुहेलखंड और बुंदेलखंड के साथ सेंट्रल यूपी और अवध के कुछ क्षेत्रों से होते हुए अब पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के 5वें चरण में 11 सीटों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं और पिछले चुनाव में इस फेज की 61 सीटों में से बीजेपी ने 51 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। सपा की बात करें तो सपा के खाते में महज 5 सीटें ही आई थी और इसके बाद छठे चरण की 57 सीटों पर 3 मार्च और 7वें चरण की 54 सीटों पर 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण की जिन 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से बीजेपी के पास 46, सपा के पास 2 और बसपा के पास 5 और कांग्रेस के पास में 1 सीट है और इसके अलावा 1 सीट अपना दल एस के पास में है। आपको बता दें कि सुभाषपा को भी 1 सीट मिली थी। 7वें चरण में जिन 54 सीटों पर चुनाव हैं, उनमें से बीजेपी के पास 26, सपा के पास 11, बसपा के पास 6 और अपना दल एस के पास 4, सुभाषपा के पास में 3 और 1 सीट निषाद पार्टी के खाते में गई थी। अब यूपी की सियासी जंग में 5वें से 7वें चरण तक के चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर सियासत करने वाले प्रभावशाली छत्रपों और साथ ही दल बदल करने वाले कद्दावर नेताओं के प्रभाव का भी इम्तिहान होना है। बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी की असल परीक्षा अगले 3 चरणों में रहेगी, तो वहीं सपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल की सियासी ताकत भी आजमाइश इसी फेज में देखने को मिलेगी। पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहली बार अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाकर मैदान में है, जिसके लिए अगला चरण काफी ज्यादा खास है। इस बार के चुनाव में अपना दल सोनेलाल, सुभाषपा और निषाद पार्टी इस चुनाव में अपने मुख्य दलों से ज्यादा सीटें झटकने में कामयाब रहे हैं और ये सभी पूर्वांचल में काफी ज्यादा सक्रिय है। ये अपनी पार्टी और अपने सहयोगी के लिए कितना दमदार साबित होते हैं, ये अगले 3 चरणों के चुनाव में पता चल सकेगा। ऐसे में पूर्वांचल का सियासी संग्राम काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अब चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण से ज्यादा जातीय बिसात की पिच पर खेला जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत। पुष्पेंद्र यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सपा से, और साथ ही आपको बता दें कि प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के इस खास डिबेट में। शुरुआत रुद्र विक्रम जी आप ही के साथ में करूंगी मैं कि अब 4 चरण पूरे हो चुके हैं, बारी है 5वें चरण की, जहां पर पूर्वांचल की कुछ सीटों पर इलेक्शन होना है और साथ ही अवध के कुछ क्षेत्रों में भी मतदान होंगे। तो ऐसे में आपका विश्लेषण क्या कहता है इन सीटों पर?
देखिए, अगर हम पुराने नतीजों पर नज़र डालें या फिर अगर हम जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, जो अवध का क्षेत्र है या फिर कुछ पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं, तो आप देखेंगे कि उस असल मुद्दा जो बीजेपी हमेशा लेके चलती रही है, राम मंदिर वाला मुद्दा, उस अयोध्या के आसपास की सीटें हैं और उस पर बीजेपी हमेशा अपना दबदबा मानती रही है। और ऐसा देखा भी गया है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के जो सर्वे आए थे और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगी, बहुत सारे समीकरण, राम मंदिर का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला के देखें तो ये बीजेपी के लिए ये जो फेज़ होगा, पाँचवा फेज़, बहुत ही अच्छा फेज़ होने वाला है। क्योंकि अभी तक शुरू के 3 फेजेज़ में आप देखिए, 3 या 4 फेजेज़ में भी देखिए तो बीजेपी स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी और समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ अच्छा कर रही थी। लेकिन अब ये जो मुझे लगता है कि अब बीजेपी के लिए जो अच्छा फेजेज अब शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे अब अवध से और पूर्वांचल की तरफ हम बढ़ेंगे, बीजेपी का वोट बैंक अच्छा है, बीजेपी की जो नीतियां हैं वो वहाँ के लोगों को सूट करती हैं। एक दो समस्याएं हालांकि हैं, जैसे एक मवेशियों की समस्या जो इधर आगरा मथुरा रीजन से शुरू होकर वहाँ तक है। आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले उत्तर प्रदेश को जो उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी, उन्होंने ट्वीट भी किया था उसको विषय को लेकर। तो एक जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल हैं बीजेपी के लिए, अन्यथा बहुत सारी परिस्थितियां बीजेपी के फेवर में हैं। ठीक है, लेकिन आवारा पशुओं की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2017 में भी बीजेपी की तरफ से तमाम वादे किए गए थे, गौशाला बनाने का जिक्र भी किया गया था, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि गौशालाओं के नाम पर काफी ज्यादा घोटाला हुआ है और साथ ही जो वहां की जमीनी स्थिति है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय? बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि जो आप देखें कि जब बीजेपी के राज्य में जो पहले क्या होता था, आवारा मवेशी की समस्या पहले भी थी, लेकिन समस्या का निराकरण कम हो जाता था, क्योंकि कुछ लोग इसको बेच देते थे, जो बुचलखाने में बेच देते थे, चली जाती थी। जो समस्या थी आवारा मवेशी की वो पहले भी थी, लेकिन तब इतनी समस्या नहीं थी। जबकि जो 2017 के बाद या 2014 के बाद से आप कह सकते हैं तो समस्या थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये इनको बेच दिया जाता था, लोग खरीद भी लेते थे, जो भी इनके कारखाने हैं वहाँ पे बेच दिया जाता था। जो काटने का और एक्सपोर्ट का धंधा है सबको पता है, वो अभी भी फूल रहा है, पनप रहा है। लेकिन पहले बहुत खुल्लम खुल्ला ये चलता था, अब वो ऐसा नहीं हो पाता, तो इसलिए लोग कतराते भी हैं इनको बेचने में और इनको ले जाने में। तो उसकी वजह से जो समस्या है वो बढ़ी है। और गौशालाओं की स्थिति तो आप पूरे प्रदेश में आप देखिए बद से बदतर हो गई हैं। कोई भी गौशाला फंक्शनिंग में नहीं है। वहाँ गौशाला में जो गायें हैं या फिर और भी प्रजातियां हैं वो उनकी स्थिति बहुत ही बेकार है। ठीक है, ओपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। आशीष दीक्षित भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। ओपी जी, अब 4 फेज पूरे हो चुके हैं, 5वें चरण को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है, कितनी उम्मीदें अब जनता से आपको? देखिए, जनता के उम्मीदों के बल पर ही तो हमारी 14, 17 और 19 की सरकार बनी है। 2022 में पहला चरण हो और चाहे लास्ट में 7वां चरण आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए साथ है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों की समस्याओं को समझा है, उसका निराकरण किया है, उत्तर प्रदेश का विकास किया है। और उत्तर प्रदेश में हमारी तो 4.5 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है सरकार की और जो केंद्र सरकार की है, वो दोनों सरकारों की रिपोर्ट कार्ड ही 2022 का हमारा क्रम कार्ड है, जिसके आधार पर हम चुनाव ये लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये, आप देखिए अमन जी कि जब उत्तर प्रदेश 2 साल संकट के दौर से गुजर रहा था, आप स्वयं बताइए कि प्रदेश की जनता ने देखा सपा बसपा कांग्रेस किसी का कार्यकर्ता किसी का नेता घर बैठकर स्पीकर पर आलोचना करने के अलावा जनता के बीच में कभी गए, क्योंकि इनको भरोसा है कि हम जनता के बीच में जाकर क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश का उनकी विकास कर ही रहा, हम तो बाद में आएंगे। जातिवाद का और तुष्टिकरण का जो है, क्षेत्रवाद का, ये सारे जो है सब आज चलेंगे और उससे जो पहले हमारी सरकारें बनती थी वो बने। लेकिन 2014, 17, 19 के चुनाव में इस प्रदेश और देश ने देखा है कि जातिवाद का और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले को किस प्रकार प्रदेश की जनता ने धराशायी किया। अब बताइए ना, देश की आजादी के 70 साल बाद आम आदमी की कभी सरकार को भागीदारी रही है? अगर भागीदारी रही तो उसको आवाज क्यों नहीं गरीबों को मिला, उसको शौचालय क्यों नहीं मिला, बिजली क्यों नहीं मिला, गैस क्यों नहीं मिला, उसके स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं हुआ, जनधन खाता क्यों नहीं खुला, किसानों का ऋण क्यों नहीं माफ हुआ, किसानों को सम्मान निधि क्यों नहीं मिला?
तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहे हुआ हो तो देखिए लोग बेरोजगारी की बात, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं ना वो अभी भी बरकरार हैं, वो अभी भी बरकरार हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, आज ही झांसी में एक किसान ने आत्महत्या की है कर्ज से परेशान होकर। गौशालाओं की क्या स्थिति है वो आपको बेहद अच्छे तरीके से मुझे लगता है मालूम होगा। और साथ ही बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आगे मैं इसको लेकर आपसे जवाब लूंगी। पुष्पेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। अवध और पूर्वांचल में इलेक्शन होने हैं। अवध में राम मंदिर का असर देखा जाता है, बात करें पूर्वांचल की तो उसका एक अपना क्राइम का इतिहास रहा है। ऐसे में क्या आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से जनता भरोसा जताएगी? पिछली बार में और इस बार में जो फर्क है पहले हम उसको समझ लें। जो बीजेपी के सहयोगी थे वो सारे सहयोगी छोड़कर अब सपा में शामिल है। उसका कारण क्या है वो तो ये लोग जाने। अच्छा, जो उन सहयोगियों की तरफ से कारण बताएगा वो ये बताएगा कि जिस अपेक्षा से हम उनके साथ गए थे कि जी वो जनता के लिए काम करेगी और हमको जनता अब वो काम ना होने की वजह से घर घर जाने नहीं दे रही है। तो एक तो ये बड़ा बदलाव है क्योंकि जिनके भरोसे पिछली बार बीजेपी ने वहां सरकार बनाई, जो आगे के जो फेज रह रहे हैं, और राजभर जी हो गए और कई ऐसे दल हैं जिनका उधर पूरा प्रभाव है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई ये चीज देखना चाहिए आप लोगों को। और आप जब सरकार बनाते हैं और सरकार जब चलती है आपकी, उसमें आप लोग जो बदलाव रहता है आपकी करनी और कथनी में, उसका भी इससे बहुत फर्क पड़ता है। और बात रही उस तरफ के क्राइम की, देखिए अभी हमारे साथी ने एक बात कही कि जो पशु वाला मामला चल रहा था। देखिए हम ये नहीं कहते, हम सब कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन हमारा कहना का मतलब ये है कि जो किसानों का जो नुकसान, कितनी मृत्यु, कितने हादसे इस बार सिर्फ इसी वजह से हुए कि आवारा पशु पे कोई नियंत्रण नहीं है। आप लोग करिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने जब उनकी व्यवस्था अगर है, ऐसा कोई कानून लाना था तो उस कानून के लिए पहले इनको एक पूरा गौशाला और कई इनको आवारा पशु के लिए इनको बनाने चाहिए ताकि वो बाहर ना घूमे, लोगों को घर में न मतलब अगर जो किसान आदमी है, किसान लोग जो हैं बेचारे, वो ऐसे ये स्थिति हो रही है कि वो दिन में तो अपना खेत पे रहेंगे, रात में भी पशुओं से वो अपने खेतों की रक्षा करेंगे। तो इस बात का भी बड़ा विरोध है इस बार। आप करिए जो कानून बदल रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था आप तो करिए। 5 साल पहले भी था ना, 5 साल पहले भी यही विरोध था। मैंने जो कहा उसको सुनिए, मैंने कहा व्यवस्था, उस चीज की व्यवस्था आप करिए। हमारे टाइम में जो व्यवस्था थी उसमें ये फर्क था। आपने देखा होगा कि इतने आवारा पशु नहीं घूम रहे थे, ठीक है। माँ गौ माता हमारी भी है तो गौ माता आपकी भी है। हम कभी भी इस पक्ष में नहीं रहे कि हम गौ हत्या के पक्ष में, लेकिन हम कह रहे हैं उनका समाधान, उनके लिए गौशाला हो प्रॉपरली, गौशाला के लिए फंडिंग हो प्रॉपरली। समाधान की ही बात कर रही हूँ, लगता है आपने मेरा सवाल सही से सुना नहीं। मैं समाधान की ही बात कर रही हूँ। तो हमने कहा हम उसका समाधान हर तरीके से करेंगे। इन चीजों का विरोध है और उन विरोध को ही लेके हमने ये सबसे वहां गठबंधन किया। हमारा ये जनता से वादा भी है कि इस बार जो समस्या और जो सवाल जनता हमसे पूछती है या खड़े करती है सरकार पे, उन सब सवालों का निवारण समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार करेगा। और उधर विरोध इन्हीं चीजों का है कि करनी और कथनी में जो फर्क है, जो जितने दल वहां पर थे वो जो बदले, वो इसीलिए बदले क्योंकि करनी और वरना सत्ताधारी पार्टी तक कोई हटके नहीं जाना चाहेगा। उसका कारण ही ये रहा कि इन लोगों ने कथनी और करने में फर्क रहा। लोग गांव में जाने नहीं दे रहे, इनके काम की वजह से इनके सहयोगी हैं वो भी नहीं जा पा रहे। जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। ओपी जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि ये आरोप बीजेपी पर बार बार लग रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में मुद्दे शामिल किए गए थे वो मुद्दे पूरे नहीं हुए। बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। ओपी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संपर्क टूट गया, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आशीष दीक्षित जी, आपका रुख करूंगी मैं। कांग्रेस को अभी तक पिछले 32 सालों की अगर बात कर ली जाए तो जनता ने मौका नहीं दिया है, सरकार नहीं बनी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को जनता मौका दे चुकी है। और जो मुद्दे हैं वो 10 साल पहले भी यूं ही बरकरार थे और आज भी उन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या आपको उम्मीद कि इस बार कांग्रेस पर जनता अपना भरोसा जताएगी? निश्चित ही मनदीप जी, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता जो है अपना मन बना रही है, क्योंकि जनता मौन है, वोटर मौन है, वोटर चिंतन कर रहा है, वोटर ये देख रहा है, लगातार 30 सालों से उसने देखा है कि इन पार्टियों ने जाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया और सत्ता में आए।
इन लोगों ने धर्म के नाम पे जनता को बांटा और सत्ता में आए, और इन्होंने केवल और केवल उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को कमजोर करने का काम किया है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी एक विजन के साथ जाती थी, सभी एकता के साथ में सभी का विकास करने का काम करती थी, तब विकास के पायदान पर उत्तर प्रदेश चौथे पांचवें स्थान पर होता था। आज इन लोगों के नोचने का ये कारण है कि 30 साल में उत्तर प्रदेश 23वें 24वें स्थान पर आ गया है विकास दर में। पूरी तरीके से जनता के मुद्दों को उठाने का काम जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने किया है, लगातार मुखर रही हैं, लगातार इस योगी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरी हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर गया है, गांव गांव गया है, हमने संगठन को भी मजबूत किया है और लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी में बढ़ रहा है, उनका विश्वास प्रियंका गांधी पर तो है ही, गांधी परिवार पर तो है ही। अच्छे परिणाम आने वाले हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही है जो इस बार भी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। हम जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम एक विजन के तहत आए हैं। हम 40% आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, एक इस देश में नई प्रथा का प्रचलन किया है, एक नई प्रथा की शुरुआत आदरणीय प्रियंका गांधी ने की है। और जिन लोगों पे अपराध होता था, अभी तक तो अपराधी लोग सत्ता के गलियारों में पहुंचते थे, मगर अब वो महिलाएं सत्ता के गलियारों में पहुंचेंगी जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता रहा है, जिन पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता रहा है, इन सरकारों में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण होता रहा है। हम उन लोगों को सदन में भेजने का काम करेंगे और पूरी तरीके से आधी आबादी कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, आदरणीय प्रियंका गांधी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। सकारात्मक परिणाम आएंगे इस बार। ठीक है प्रमोद जी, जैसा कि आशीष जी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। दशकों से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, सिर्फ जातिगत समीकरण पर ही आधारित रही है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में इस बार बदलाव होगा? और राम मंदिर का मुद्दा भुनाने की बहुत कोशिश की गई थी, और अब जिन सीटों पर इलेक्शन होने हैं वहां पर खासकर इसका असर देखा जाता है। 3 धार्मिक स्थल है जहां पर अब इलेक्शन होने हैं 5वें फेज में, तो राम मंदिर का कितना असर आप देखते हैं 5वें चरण में? निश्चित रूप से चूंकि इसमें अयोध्या भी शामिल है, जो 5वें चरण में चुनाव होने जा रहा है, और वहाँ उसका कहीं ना कहीं अयोध्या और आसपास में राम मंदिर का मुद्दा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ देगा, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट और वो बड़ी लंबी लड़ाई 90 के दशक से चली आ रही थी। वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा था, तो उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये बात अभी नहीं कही जा सकती है। दूसरी चीज़ देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि 4 चरणों के मतदान हो गए, वहाँ से आ गए, अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो जो सामाजिक या जातीय समीकरण कहिए, वो बड़े फैक्टर, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। 17 के चुनाव में भी अगर आप देखें तो भी जो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 60 इस 5वें चरण का अगर आप आकलन करें तो उसमें से 93 सीटें उनके और सहयोगियों को मिला के मिली थी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पर थी, उसको 7 सीटें मिली थी। तो यहाँ समाजवादी पार्टी का अपना एग्जिस्टेंस तो है ही, लेकिन 17 के चुनाव में खाली सामाजिक समीकरण थे, और समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ा पक्ष ये था कि उसमें उनके जो परिवार का विवाद था उसने भी बड़ा अहम रोल किया था, जिसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मिला था, और समाजवादी पार्टी को उसमें नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अगर अब आप देखें 22 के इस चुनाव में जो चुनाव होने का मतदान कल होने जा रहा है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इस बार जो शिवपाल जी और अखिलेश के बीच में जो मतभेद थे वो मतभेद भी समाप्त हो गए हैं, और जो सामाजिक या जातिगत समीकरण थे वो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बना लिए थे, तो उसका लाभ मिला था। लेकिन इस बार जो है वो समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, जो सामाजिक समीकरण हैं, चाहे वो निषाद हों, पटेल हों, कुशवाहा हों, राजभर हों, ये सारे लोग जो है जो अति पिछड़े जातियां कह सकते हैं, जिनका कि पूर्वांचल में
सभी लगभग सभी जिलों में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भागीदारी है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। अब वो डिसाइडिंग फैक्टर्स में क्या स्थिति बनती है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। इसमें तीसरा कोई दल टक्कर की स्थिति में नहीं है। अब इसमें कांटे की टक्कर तो आप कह सकते हैं कि भाजपा और सपा गठबंधन के बीच साथ ही में। प्रमोद जी, अब तो समाजवादी पार्टी में जैसा कि हमने देखा कि शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया उन्होंने, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। उनको लग रहा है कि 2012 में जो इतिहास था वही 2022 में एक बार फिर से दोहराने जा रही है पार्टी। हालांकि ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन से कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, वो तो 10 मार्च को स्पष्ट हो पाएगा। ओपी जी, आप ही से शुरुआत करूंगी कि पहले तो किसानों की नाराजगी बरकरार है गन्ना भुगतान को लेकर, और दूसरा हम इससे पहले जो आवारा पशु हैं उसको लेकर चर्चा कर ही रहे थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये दो बड़ी चुनौती साबित हो सकती है बीजेपी के लिए? देखिए अमन जी, ऐसा है कि किसानों की सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं। उसका कारण ये है कि देखिए, जब उनका गेहूं धान की तैयार होता था तो वो लेकर के क्रय केंद्रों पर 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक घूमते थे। भुगतान दलालों के माध्यम से महीने 2-4 महीने में होता था। आप देखिए कि रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है और 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में डायरेक्ट गेहूं और धान की खरीद गई है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या थी अमन जी, वो जनता भूली नहीं है, चाहे ये सपा बसपा कांग्रेस जितना भी भुलवाने का प्रयास करे। उत्तर प्रदेश में बिजली में पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या, किसानों को 4 से 5 घंटे बिजली मिलती थी, वो ठंड की रात में मिलती थी। बाकी बिजली को मिलती थी सैफई, कन्नौज, बदायूं और मैनपुरी को मिलती थी, पूर्वांचल बिजली नहीं मिलती थी। आज किसानों को 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है, वो क्यों नाराज होगी? दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या थी कानून व्यवस्था की, पूर्वांचल जितने बड़े अपराधी आप जिनको आप जानती हैं, जिनका डिबेट होता है, उसमें दंगा हुआ मऊ में, खुली जीप पर मुख्तार अंसारी और उसके गुंडों ने जो है खुलेआम दंगा किया, लोगों को मारा। जिस प्रकार से अतीक का था, लोगों की संपत्तियां कब्जा कर लेते थे। जिन दागी नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपराधी मारे गए, वो कौन सा संत थोड़े मारे गए? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने जो है ये आरोप लगाया कि भाई जिसको मारा है वो साधु और संत थे, वो सारे बड़े अपराधी थे, माफिया थे, इनामिया थे, जिनसे जनता परेशान रहती थी, जिनको समाजवादी पार्टी में संरक्षण मिलता था। थानों पर कब्जा समाजवादी पार्टी का था। पूर्वांचल के नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। पूर्वांचल में जो नौकरी, तो बेरोजगारी तो अभी भी बरकरार है ना, बेरोजगारी तो अभी भी बरकरार है। किसानों को लेकर आप स्क्रीन पर बैठ के भले ही दावे कर ले कि समस्या नहीं है, लेकिन गन्ने भुगतान को लेकर अभी भी किसान परेशान है। स्वीकार कर लीजिए इस बात को। किसान इस बात को कहेगा तब स्वीकार करेंगी। अमन जी, आपके कहने से स्वीकार थोड़ा कर लूंगा कि सारी समस्या जो है वो 2017 के पहले नहीं थी और 2017 के बाद किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की सारी समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गई। ये आपका कहना? ये तो पहले भी बरकरार थी, अभी भी बरकरार है। सवाल तो मेरा आपसे यही है ना, सत्ता में आपकी पार्टी है, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। तो सुनने की क्षमता भी रखेगी। बिल्कुल बोलिए आप। मैं कहता हूँ हर पार्टी के लोग उठाए बेरोजगारी की बात। आप एंकर के हैसियत से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि 5 साल में ठीक है, आपके इन सवालों का जवाब लूंगी मैं पुष्पेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले रुद्र विक्रम जी, मैं आपका रुख करूंगी कि यहाँ पर बीजेपी तमाम बदलाव की बात कह रही है। पूर्वांचल के इतिहास को अगर हम उठा लें तो वाकई में एक दबंग एरिया उसे कहा जाता था। कई सारे वहां से ऐसे भी दागी नेता थे जो इलेक्शन लड़ा करते थे, अभी भी कुछ चुनावी मैदान में। क्या उतना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं जितना कि बीजेपी दावा कर रही है? देखिए, एक बदलाव तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक दो लोग थे जिनका खौफ वाकई में चला करता था। जैसे मैं इलाहाबाद की बात करूं, जो प्रयागराज अब जिसे कहते हैं,
प्लस हम बात करें उधर आजमगढ़ और बनारस की, तो कुछ एक दो जो बड़े माफिया थे या अभी भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक दबदबा वाकई में था। वो अब कहाँ छुप गए हैं उनका अता पता नहीं है। तो एक ये उपलब्धि योगी जी की तो बिल्कुल हम सबको मानना चाहिए कि वाकई में ये ऐसा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, जो आपने कहा कि जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। उन समस्या आप एक मामले में आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए योगी की तारीफ जितनी हो सके उतनी कम है। लेकिन आप जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, वो समस्याएं जो आपने जैसे मवेशियों की, आवारा मवेशियों की समस्याओं की बात करी, अन्य और बेरोजगारी की जो समस्या है, वो सारी समस्याएं वो हैं, वो यथावत समस्या बनी हुई है। उस समस्या को आप दरकिनार नहीं कर सकते। उन समस्याओं को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो। ठीक है, ओपी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। पूर्वांचल का कितना विकास हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ वो कभी किसी प्रदेश, किसी जिले, लेकिन आपको याद होगा कि चंदौली में धान की पैदावार और उसके जो है निर्यात को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी तारीफ किया है। ये मैं आपको पूर्वांचल के विकास का बताता हूँ। दूसरी बात ये बताता हूँ कि नौकरी जो भी हमने दिया, दावे के साथ बता रहा हूँ कि मैंने दिया। पिछली सरकारों में नौकरी उसको मिलती थी जो जमीन बेचता था, उसको मिलती थी, जो जेवर बेचता था उसकी मिलती थी, या समाजवादी पार्टी के कुर्बे के 5 सदस्यों की सिफारिश पर होती थी। लोकसभा आयोग को उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको भंग कर दिया था, उसके अध्यक्ष को हटा दिया था, और समाजवादी पार्टी की उन्होंने भर्त्सना किया था, फटकार लगाई थी। क्या 5 लाख जो नौकरी मिली है, क्यों कोई आदमी ऐसा है जो पारदर्शी ढंग से ना मिला हो, जात के हिसाब से मिला हो, मजहब के हिसाब से मिला हो, क्षेत्र के हिसाब से? ठीक है ओपी जी, आप जल्दी से जवाब ले लेते हैं। कई सारे आरोप आपने लगा दिए समाजवादी पार्टी पर। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। जो भर्ती की बातें हुई, पहली बात तो ये है कि अगर उन भर्तियों में कोई समस्या होती है, समस्या उसमें कुछ पाई जाती, तो हम तो ये तो एक बात जानते हैं, अगर कोई सरकार किसी चीज की जांच कर रही है और अगर वो जांच 5 साल में पूरा ना हो, तो ये अपने आप ही प्रश्न चिन्ह उठाता है उस जांचकर्ता पे और सरकार की मंशा पे। देखिए, सरकार अगर चाहे तो कोई भी जांच ऐसी नहीं है, और वो छोटी जांच नहीं है। इतने बड़े मतलब युवाओं को, बेरोजगार जो उस भर्ती को कैंसिल करा गया, पुलिस भर्ती जो हुई थी उसको कैंसिल करके इतने बड़े तबके को, जो इतने बड़े, जिसमें यादव भी थे और पंजाबी भी थे, ठाकुर भी थे, कुर्मी भी थे, सभी जाते उसमें थी जो वो कैंसिल जो भर्ती करी गई थी। दूसरी बात, और जो बातें इन चीजों पे चल रही हैं कि भाई एक ही जाति को, अभी उन्होंने भी कहा कि बिजली मिलती थी सैपाई को और उधर इधर बिजली नहीं मिलती थी, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि बिजली के क्षेत्र में आपने क्या काम 5 साल किया है? बल्कि जो काम समाजवादी पार्टी ने डेमो के और कई जगह चालू करे थे, और बल्कि 1-2 तो हमने उद्घाटन भी उस टाइम करे, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नई तरीके से बिजली विभाग को पूरा बना के दिया था। इन लोगों ने उस काम को वहीं रोक दिया। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया बिजली के लिए कि जो ये कह सके भी हमने बिजली विभाग को बढ़ाने के लिए काम किया। दूसरी बात, हम लोगों ने बिजली किसानों को फ्री दी, किसान पूरे उत्तर प्रदेश का था, जो हम सिंचाई के लिए फ्री देते थे। दूसरी बात, जो यूनिटें आपने डबल करी आगे, वो क्यों करी? अगर आप सच में ही बिजली फ्री देना चाहते थे तो आप एक अपना वो पास करते कि भाई किसानों के लिए बिजली फ्री है। अब जब हमने दोबारा अपने मैनिफेस्टो में उसको दिया है कि 300 बिजली घरेलू सबके लिए फ्री है और सिंचाई के लिए बिजली फ्री है, अब ये बार बार चिल्ला रहे हैं, बार बार चीख के हम बिजली फ्री दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर विरोध नहीं होता तो इनके पहले रही थी, उसमें सुधार हुआ है? नहीं, सुधार मैडम, सुधार कहाँ हुआ है बताइए ना। लोग आप एक घरेलू बिजली के जो दर है वो डबल हो गई, सुधार है क्या? पुष्पेंद्र जी, ये जानकारी है आपको कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली आती थी पूर्वांचल में? मैडम मेरे पास पूरा उसका लिस्ट है। आप ठीक है, तो फिर मैं चाहूंगी कि आप जरूर शेयर कीजिएगा डेटा, ताकि दर्शक देख सके। मैंने कंपेयर कर लिया है और मेरे पास सब जानकारी है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई विरोध नहीं है तो नेताओं को स्टेज पे ना उठक बैठक नहीं लगानी पड़ती, नेताओं को बैठ के ना लेटना नहीं पड़ता हाथ जोड़ के कि हमसे गलती होगी, हम क्षमा करो। क्राइम रेट पर भी बोलिए, क्राइम रेट पर भी बोलिए। नहीं मैम, आप क्राइम रेट कहाँ घटा बताइए आप अपने जो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं। पूर्वांचल की पहली स्थिति क्या थी
ये आपको नहीं पता? मैडम पुष्पेंद्र जी, कई सारी मूवीज और वेब सीरीज तक बन चुकी है। नहीं मैडम, बन चुकी है। अगर वो देख लीजिए, अगर आपको पहले का इतिहास नहीं पता तो। नहीं देखिए, मैं मूवीज तो हर जगह हर क्षेत्र में अपने हिसाब से बनती है, और जब गवर्नमेंट बदलती है तो जो गवर्नमेंट के प्रभाव में कुछ चीजें होती है तो उनके सहारे भी कुछ काम चलती है। वो सब चीजें कहने की नहीं है, लेकिन मेरा तो कहना आपसे यही है कि हम जो वादे जनता से अब कर रहे हैं, देखिए जो हो चुका उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। हम बदलाव क्या कर सकते हैं, हमें इस पे बात करनी चाहिए कि हम 2022 में अगर सरकार बना रहे हैं और हम जनता से वादा कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या बदलाव करेगी उसको लेकर मैं आगे आपसे जवाब जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष जी आपका रुख करूंगी मैं कि बदलाव की बातें तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस भी बदलाव की ही बात कर रही है। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पर ही जनता इस बार भरोसा जताने वाली है? देखिए अमनदीप जी, जिस तरीके से इन लोगों को कई बार मौका दिया, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमले की बात करते हैं। आज बेरोजगारी का स्तर देख लीजिए, 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था 2017 में। उससे पहले मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। बहुत कुछ वादे किए थे जिनको बाद में इन्होंने कहा ये तो जुमला है, इसी तरीके की बातें बोल दी जाती हैं। और योगी जी ने कहा 4 लाख रोजगार दिए हैं जो भी पूरे नहीं दिए। बार बार जो है परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। लगातार जिस तरीके से जिस 40-45 साल के उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंच गई, लगातार इन लोगों ने कमजोर करने का प्रयास किया। आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आज महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और लोगों का व्यापार पूरी तरीके से डूब गया है, टूट गया है। लोग बहुत ही ज्यादा हताश हैं, परेशान हैं। बहुत ही विश्वास के साथ इन लोगों को मैंडेट देने का काम किया था 2017 में, मगर इन लोगों ने छलावा किया। योगी जी पे बहुत ज्यादा विश्वास किया था, भारतीय मोदी जी के बहुत विश्वास किया था। इन लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, और जनता पूरी तरीके से मौन हो गई है। और पूरी तरीके से चिंतन मनन करने के बाद मुद्दों की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। आशीष जी, मुद्दों की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये अच्छी बात है, लेकिन जो दशकों से परंपरा चली आ रही है वो एक ही बार एक ही इलेक्शन में क्या लगता है आपको बदलाव होगा? ये देखिए, जो सालों से चली आ रही परंपरा को एकदम से बदल देना ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति करती है बीजेपी, मगर जनता ने देख लिया कि धर्म के नाम पे ये लोग केवल चंदा लूटने का, चंदा लेने का काम करते हैं। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर का, और ये लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये राम को नहीं लाए हैं, ये लोग अराजकता को लाए हैं, ये लोग भुखमरी को लाए हैं, ये लोग महंगाई को लाए हैं, और ये लोगों की विदाई तय है। पूरी तरीके से जनता ने खदेड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी रामराज्य की बात करती है, उस रामराज्य की बात करती है जिसमें सभी वर्ग के लोग बराबर होते थे, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता था, सभी का ख्याल रखा जाता था, सभी की तरक्की के लिए काम किया जाता था। कांग्रेस उस रामराज्य की पैरोकार है, और जनता अब समझ चुकी है पूरी तरीके से। मनदीप जी, पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है। इन लोगों ने परिवार को फायदा पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने, नेताजी ने जिंदगी पर परिवार को मजबूत किया, आखिरी में अखिलेश जी ने परिवार को ही तोड़ दिया। तो देखिए, इन लोगों ने केवल और केवल खुद के मजबूती का काम किया, खुद किस तरीके से मजबूत हो उस पे काम किया। इसके अलावा इनके पास, और लगातार देखिए 4 सालों तक अखिलेश यादव जी ना मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले, ना योगी जी के खिलाफ कुछ बोले। अरे ये लोग डरपोक लोग हैं, ये लोग विरोध करना नहीं जानते हैं। आईबी और सीबीआई के दरोगा के नाम से ये लोग डर जाते हैं। ये लोग क्या मुकाबला करेंगे जल्दी से रिएक्शन मोदी और और ओपी का, फिर उसके बाद में प्रमोद जी आपका रुख करूंगी। जल्दी से जवाब दीजिए ओपी जी। सजनी है महू राजकुमार, डिबेट चलाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है 2019 के चुनाव के बाद। ये चौथे लोग और तीसरे लोग कहाँ चले गए? 6 महीने तक चैनल वालों को खोजना पड़ता था, तो बैठ के सरकार तुड़वामत की बना रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन भावनाओं के अनुसार जो भी पार्टी हो, हमारी ही पार्टी हो, नहीं चलेगी, जनता नकार देगी। अरे बताइए, जिस पार्टी ने इस देश में 70 में 60 साल राज्य किया हो, आज उसको 2 चुनाव से विपक्षी पार्टी की संख्या बल भी प्राप्त नहीं है, और उत्तर प्रदेश में 32 सालों से सरकार ने नकार दिया, और पिछले चुनाव में इनको 1.5% सीटें भी नहीं मिली।
95% इनके प्रत्याशियों की जो है जमानतें जब्त हो गई। इनका राष्ट्रीय लीडर भाग गया। इनकी प्रियंका वाड्रा जो चुनाव से 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में नारा लगा, क्या लगाया? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे भाई, लड़की हो, लड़ सकती हो, तो आप भी जो है जैसे योगी जी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, आप भी कहीं से चुनाव लड़के ठोक दी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इनको पता है कि जब मेरा भाई चुनाव हार गया तो मुझे जनता मेरी जमानत जब्त कर देगी। मैं इन लोगों की बात नहीं करना चाहता। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल 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 विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। 2017 में जो हमने जनता के जो वादा किया था, यदि हमने पूरा किया है 2017, तो 2019 में उससे भी भारी ओपी जी, आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी, फिर सवाल उठते चुनाव आयोग पर। उस वादा को आप इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी, ये दावे ही तो फिर बाद में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये गलतफहमी में है मनदीप जी। इनकी जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। जनता भगा रही है, दौड़ा रही है, रपटा रही है, मार रही है, पीट रही है। ठीक है, विक्रम जी का रिएक्शन ले लेते हैं। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, विक्रम जी कहिए। पूछना चाह रहा हूं कि पिछली बार 2 सीटें थी जो दोनों अब इधर आ गए बीजेपी में, तो इस बार जो 5वें फेज का इलेक्शन है इसमें कांग्रेस की 1 आध सीटें रहेंगी, वो 2 सीटें रिटेन कर पाएंगे ये लोग कि वो भी चली जाएंगे इस बार? और दूसरा, जो इन्होंने अभी राम राज्य की बात करी, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि कांग्रेस पार्टी जो राम राज्य की बात कर रही है, जो कभी राम को एक काल्पनिक पात्र माना करती थी, तो आज जनमानस का इन्होंने रुख समझा है, लोगों का रुख समझा है, समझा है हिंदुस्तान की वाकई में इसका परिपाटी क्या है, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता कह रहा है कि हम राम राज्य की बात करते हैं। कम से कम चलिए राम राज्य की बात तो कर रहे हैं। समझ लिया है कि कितना फायदा होता है इन मुद्दों का। जल्दी से जवाब दीजिए आशीष जी। राजीव गांधी ने खुलवाया था, आप क्या बात करते हैं? और राम मंदिर का साहबानों को भी, साहबानों का केस भी पलटा था राजीव गांधी ने। वहीं से आपका पतन शुरू हुआ है। जब आपने साहबानों का फैसला पलटा था, सुप्रीम कोर्ट का जो साहबानों का फैसला पलटा था ना, वहीं से आपका पतन शुरू हुआ है। आप अपने पूरा देखिए, राजीव गांधी जब उसके बाद कांग्रेस कभी बहुमत में आई है, कभी आप 200 कोई पतन नहीं शुरू हुआ देश में। 10 वही मैं कह रहा हूँ, तब से लेकर आप अपना मजबूत करने का काम किया इस देश को, मजबूत करने का काम किया है। आपकी तरह हम चीजों को बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, आपकी तरह हम लोगों ने बनाने का काम किया है। 70 साल में बनाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। आशीष जी, राजनीतिक विश्लेषक किसी को नहीं बेच रहे हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपकी। ओपी जी पर सवाल उठाइए ये, ठीक है। प्रमोद जी, आप बताइए कि पूर्वांचल के मिजाज की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के मिजाज को इस बार समझना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि जनता का रुख कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो किस पार्टी में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। ज्यादातर साइलेंट वोटर ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अब राजनीतिक क्या मायने निकाले जाए? नहीं, रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? प्रमोद जी, क्या अब आ रही है? अब आ रही है। प्रमोद जी, पूर्वांचल का अगर इतिहास हम देखें तो वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहा, लेकिन मौजूदा स्थिति में पूर्वांचल की जनता का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्या मिजाज है, किस पार्टी को समर्थन देगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ज्यादातर साइलेंट वोटर ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अब सियासी मायने क्या निकाले जाए? नहीं, देखिए, इसको जो सियासी मामले अगर आप देखें कि उसकी जो चुप्पी है, वो चुप्पी तो मतदाताओं की कहीं ना कहीं एंटी कम्बेंसी की ओर इंगित करती है। लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन अगर आप पूर्वांचल में देखें तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन के बीच बड़ी कांटे की लड़ाई होगी। इसलिए भी देखिए कि जहाँ पूर्वांचल में माफियाओं के खिलाफ, जिसमें बराबर योगी जी पहले चरण से लेके बुलडोजर की और इसकी बात कर रहे हैं, तो जो बड़े माफिया थे जिनका के पूर्वांचल के सभी जिलों में परोक्ष अपरोक्ष रूप से काफ़ी दबदबा और प्रभाव था, उसको निश्चित रूप से योगी जी के ये तो क्रेडिट जाता ही है कि उनकी जो ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें थीं और लोगों की ज़मीनें थीं जो अपने प्रभाव से और उससे उन्होंने ले ली थी, और उस पर उन्होंने बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स,
बड़े बड़े होटल बना दिए थे, वो योगी जी ने उस पर एक प्रभावी कार्रवाई की है। तो इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिलेगा ही। लेकिन प्रमोद जी, और उनका पूर्वांचल की इन राजनीति लोगों का जो जातिगत आम लोगों समीकरण के पे ऊपर, आधारित रही है, तो अगर जातिगत समीकरण के आधार पर ही जनता वोट डालती है तो मैं उसका वही- फायदा किसको होगा? नहीं, मैं वही, आप पूरा होने दीजिए जी। तो वो जहां ये भारतीय जनता पार्टी को उसका ये जहां लाभ मिलेगा, वहीं अगर पूर्वांचल का आ जाए तो उधर 2-3 जिलों में अगर अयोध्या और आसपास के देखें तो राम मंदिर का भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ के जातिगत समीकरण हैं और जो छोटे छोटे दल हैं, वो निश्चित रूप से 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस मिला था। अब की वो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ बड़ी कांटे की लड़ाई होगी, बड़ी अच्छी लड़ाई होगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये 3 चरण जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और ये भी तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होगी या नहीं होगी। ये 3 चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर जातीय समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो खिलाफ जा रहे हैं जो वहाँ के जातीय समीकरण हैं, और वो बड़े प्रभावी समीकरण रहे हैं। 17 में उसका ही लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला भी था। इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ वो समीकरण चले गए हैं। तो इस लिहाज से, और जहां माफियाओं की बात है वो तो, लेकिन उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, महंगाई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान का कारण बनेंगे। तो मुद्दे बहुत सारे। लेकिन प्रमोद जी, रजवाड़ों का भी असर काफी ज्यादा पूर्वांचल में इससे पहले हमने देखा है, तो क्या इस बार वो भी प्रभाव डाल सकते हैं? काहे का मैडम? रजवाड़ों का भी काफी ज्यादा प्रभाव इससे पहले हमने देखा है 2017 में, राजशाही परिवार, तो क्या उनका भी प्रभाव इस बार देखने को मिलेगा? क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि इलेक्शन इस बार भी लड़ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से राजशाही परिवार को, चाहे आप कुंडा का ले लें, चाहे आप आरपीएन सिंह का वहाँ ले लें, ये निश्चित रूप से उनका प्रभाव रहा है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उन लोगों के प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आई है। अगर प्रतापगढ़ का ले लें, कुंडा में जो राजा भैया वहाँ से बराबर जीतते चले आ रहे हैं, इस बार वो कांटे के टक्कर में फंसे हुए हैं। वहीं आरपीएन सिंह जी का अगर वहाँ चला जाए तो वहाँ पर इससे पहले उनको एडवांटेज ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे जो वहाँ से हमेशा लड़ते रहे। लेकिन अब की स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहाँ से उनके खिलाफ हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रजवाड़ा है, और अमेठी में सुल्तानपुर में आ जाइए वहाँ, तो वहाँ पर संजय सिंह जी हैं। तो वहाँ निश्चित रूप से इन तीनों, ये जो तीनों रजवाड़ों को अगर आप देख लें तो वो अभी तक उनका अपना प्रभाव रहा है निश्चित रूप से। लेकिन इस बार वो कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ हद तक बदलाव हुआ है। एक फाइनल रिएक्शन में आप सभी से लूंगी, प्लीज संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत ओपी जी आपसे। देखिए अमन जी, मैं इसके पहले प्रवक्ता जी का सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जाति समीकरण गड़बड़ा गया है। और देखिए, जो जात पात के आधार पर चुनाव लड़े वो आज भी जात पात का, हमें अगर सभी जातियों का हमको सहयोग न मिलता तो इतनी भारी संख्या बल के साथ 300 के पार, उधर लोकसभा में भी 300 के पार, हम इतनी बड़ी संख्या में नहीं ला सकते। देखिए, समाजवादी पार्टी जो आज दम भर रही जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के बदौलत, क्या इसके पहले 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ा था? क्या इसके पहले 2019 में बसपा के साथ चुनाव नहीं लड़ा? मैं कहता हूं कि 2017 में सारे दल मिल करके भी शतक नहीं पूरा कर पाए। 403 में 73 सीटों पर सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य दल सभी सिमट गए थे अमन जी। इस बार 73 से भी कम मिलेगा, क्योंकि सबका साथ हुआ है, सबका विकास हुआ है। ओपी जी, कितना मर्जी आप सबका साथ सबका विकास का दावा कर ले, लेकिन जब इलेक्शन में किसी प्रत्याशी को उतारा जाता है तो फिर वो जातिगत समीकरण ही देखा जाता है, गुणा भाग करके ही फिर प्रत्याशी का नाम डिसाइड होता है। ठीक है आशीष जी, आपका फाइनल कमेंट। क्या बात है, हम अखिलेश यादव की तरह वाईएम का नारा। ठीक है, उनसे भी ले लूंगी जवाब में। ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट आपका।
अमनदीप जी, जिस तरीके से जनता भगा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रत्याशी जो हैं, विधायक जो हैं, उठक बैठक कर रहे हैं कान पकड़ के जनता के सामने। पूरी तरीके से हताशा है, निराशा है और जनता में जोश है और ये जोश जो है इनको खात्मे करने का काम करेगा, इनको खदेड़ने का काम करेगा, इनको वापस भेजने का काम करेगा। पूरी तरीके से सूखड़ा साफ हो जाएगा, विकास की राजनीति होगी उत्तर प्रदेश में और राजनीति में बदलाव भी होगा। सिर्फ बीजेपी की खामियां गिना के ही आप देखिए, कांग्रेस भी अच्छा कर रही है, अमनदीप जी, कांग्रेस भी अच्छा कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लगातार मुकर होकर आवाज को उठाने का काम किया है, परिणाम भी अच्छे आएंगे और हम लोग उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, वो 10 मार्च को पता चलेगा। पुष्पेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही पुष्पेंद्र जी? बता रहा हूँ जी। पहले तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा जो गठबंधन के ऊपर भी सवाल उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी पार्टी ने गठबंधन किया है अभी, और ये पहले बीजेपी वाले अपने ऊपर एक बार झांक कर देख लें, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां इनका गठबंधन नहीं है। और यही गठबंधन के जो लोग थे आपके साथ थे तो सब लोग सोने के थे और आज गठबंधन से अलग ही हो गए, हमारे साथ गठबंधन है तो इन सब में कांटे लग गए। दूसरी बात, ये इनका जवाब रहा। दूसरी बात ये फाइनल कमेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बन रही है क्योंकि जो लोगों को परेशानी है, जो लोगों का उत्पीड़न है, जो लोगों को परेशानी कोविड में हुई है, उसमें कोविड का फेलियर इनका सामने आ रहा है, किसानों की दुर्गति इनके सामने आ रही है और नौजवानों की जो बेरोजगारी वो इनके सामने आ रही है और व्यापारी की परेशानी इनके सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है निश्चित तौर से। ठीक है, विक्रम जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का एक विषय है कि हम आज़ादी के 72-73 साल हो गए, फिर भी हम जाति धर्म के ऊपर नहीं उठ पाए हैं। पार्टियां भी उसी तरीके से टिकट का आवंटन करती हैं, लोग भी उसी तरीके से वोटिंग करते हैं। तो मैं तो बस फाइनल कमेंट में अपने यही कहूँगा कि हमें अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। हम जो नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अपने समझ का स्तर बढ़ाना पड़ेगा और उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम किसको चुन रहे हैं। हम अपने जाति धर्म के लोगों को चुन रहे हैं या एक अच्छे प्रत्याशी को चुन रहे हैं। मुझे तो बस यही कहना होता है कि आप जिस प्रत्याशी को चुने, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे किसी पार्टी विशेष का प्रत्याशी हो, लेकिन वो आपके साथ खड़ा हो, आपके लिए खड़ा हो और आपके सुख दुख में आपका साथ दे। ठीक है, वाकई में अब जनता को भी यहाँ पर जागरूक होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अवध और पूर्वांचल की सीटों पर अब इलेक्शन होना है और पूर्वांचल की राजनीति पहले से ही काफी ज्यादा अलग रही है पश्चिमी यूपी से अगर हम तुलना करें। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। फिलहाल डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।